स्वागत है आपका खास मुलाकात में और मैं सुनीता गुप्ता। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री एसएस यादव जी, जो कि दिल्ली के वैट कमिश्नर भी हैं। सर, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इंडियन सिविल सर्विसेज में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से हूँ, हरियाणा से हूँ। और वहाँ पे जब गांव में होते थे तो कोई भी बात पे सबसे पहले आता था कि तू इतनी बातें कर रहा है, क्या डीसी लगा हुआ है? तो हमें लगता था कि डीसी बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ साथ ये भी था कि इतना अपॉर्चुनिटी इस सर्विस में मिलती है लोगों के लिए काम करने के लिए, कुछ जो चेंज आप सोसाइटी में लाना चाहते हैं वो चेंज लाने के लिए, जो गरीब लोगों के लिए आपको काम करना है, तो इससे बेहतर कोई भी सर्विस इस पूरे देश में तो है नहीं। तो इसीलिए हमको हमेशा लगता था कि इस सर्विस में जाना चाहिए और वही प्रेरणा का स्रोत था। आपके परिवार में किस सदस्य से आपको इस सर्विसेज में आने का सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला या सहयोग, जिसको कि कह सकते हैं, मिला? देखिए, ज़्यादा मोटिवेशन तो अंदर से ही थी, जो देखते थे कि लोग जा रहे हैं, बड़े ऑफिसर से कभी मिलते थे फंक्शन में कि कितना काम कर रहे हैं, किस तरह से किया जा रहा है, तो इस तरह देख के। प्लस जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, मैं HAU हिसार से पढ़ा हूँ, वहाँ पे बहुत लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो और बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होते थे, तो उनसे भी प्रेरणा मिली। और परिवार में मैं कहूँगा कि मेरे मामा जी हैं, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, हमेशा पूछते थे कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है, कितना हो गया है, ज़रूर हो जाएगा, तो उनसे भी काफ़ी सहयोग मिला। सर, आईएएस बनने के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, अब तो सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन पहले जो हमारे समय में सिस्टम था उसमें आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता था, जिसमें एक सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना होता था और जनरल स्टडीज़ में। उसके बाद प्रिलिमिनरी में जो लोग पास होते थे उनको 2 सब्जेक्ट्स लेने होते थे और जनरल स्टडीज़ लेना होता था और एक ऐसे लिखना होता था और फाइनली इंटरव्यू होता था। तो उसी से हम लोग इसी पैटर्न पे ये तैयारी हुई। वैट कमिश्नर बनने से पहले आप CEO रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के। तो सर, एक सवाल जो सबके जहन में है, क्या दिल्ली की पानी की समस्या कभी हल हो पाएगी? डेफिनेटली दिल्ली की पानी की समस्या बिल्कुल हल हो सकती है। और मैं कहूँगा कि दिल्ली में काफ़ी पानी है, यहाँ के जितने लोग हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और केवल जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रेंथन करने की है, नेटवर्क को हर गली तक, हर घर तक लेके जाने की है। जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी नई नई दिल्ली में बनी है बहुत सालों में, उन तक पानी नहीं पहुंचा है। झुग्गी झोंपड़ियां हैं, उनमें पानी नहीं पहुंचा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम बाउंड मैनर में, जो हमने प्लान भी बनाया था और अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, कि दिसंबर 2017 तक हर घर में पानी की पाइपलाइन पहुँचे। दूसरा है वाटर अकाउंटिंग का एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि कितना पानी हमें मिला, प्लांट से कितना पानी जो साफ़ होके पाइपलाइंस में गया और घरों तक कितना पहुंचा। तो उसकी हर स्टेज पे मीटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि पता चले कि पानी कितना लॉस हो रहा है रास्ते में और कितना एक्चुअल लोगों तक पहुंच रहा है और कितना चोरी हो रहा है। तो एक बार वाटर अकाउंटिंग सिस्टम सही हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का हो जाए और साथ साथ नेटवर्क इम्प्रूव हो जाए, तो दिल्ली के हर घर में पहुंचाने के लिए सफिशिएंट पानी है। आपके हिसाब से दिल्ली के पास पानी तो बहुत है, परंतु उसके वितरण की जो है वो प्रणाली बनाने की बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन करने की ज़्यादा ज़रूरत बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन सफिशिएंट है। हाँ जी। जबकि हम एक मुनक नहर पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि दिल्ली के लिए लगाए गए हैं, इन सब में मिलाकर आपके अनुमान में पानी पूरा है? देखिए, हम केवल मुनक नहर पर डिपेंडेंट नहीं हैं। मुनक नहर से हमें एडिशनल पानी मिला है, जिससे कि द्वारका और बवाना के प्लांट चले थे। लेकिन दिल्ली में पानी गंगा से भी आता है, जो ईस्ट दिल्ली में सोनिया विहार है, भागीरथी प्लांट है, उसमें गंगा का पानी आता है। और बाकी जो हमारे प्लांट हैं, हैदरपुर है, चंद्रावल है, वजीराबाद है, इसमें यमुना का पानी आता है। मुनक नहर से पानी आता है, काफ़ी दिनों से आ रहा है, लेकिन वो कच्ची कैनाल थी, उसमें बहुत पानी का लॉस होता था। तो बाद में दिल्ली के फंड से उसको पक्का किया गया, तो जो पानी की उससे बचत हुई, उससे जो 60 MGD पानी एक्स्ट्रा मिला, उससे द्वारका में पानी पहुंचा बहुत ही दशकों बाद, और बवाना प्लांट चालू हुआ तो रोहिणी और उसके आसपास के इलाकों में पानी पहुंचा। सर, ये जो वाटर अकाउंटिंग सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह से पॉसिबल है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे?
देखिए काउंटिंग तो हर चीज़ की होती है, चाहे पानी हो, चाहे आपकी बिजली हो, चाहे आपके घर का पैसा हो। आपको बस हिसाब लगाना पड़ता है कि हमारे पास आया कितना और हमारा गया कहाँ कहाँ पे। तो पानी में भी बिल्कुल यही सिस्टम की ज़रूरत है कि जैसे बिजली में आप देखते होंगे कि पहले जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज 50% होते थे, 45% थे किसी एरिया में, वो धीरे धीरे घट के 20%, 18% पे आ गए हैं। तो इतनी सारी बिजली बची। इसी तरह पानी में भी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके लिए एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार है कि पानी की पाइपलाइन बहुत पुरानी है, तो बहुत सारा लीकेज पानी का होता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि पानी ज़मीन में जा रहा है कि घर में पहुंच रहा है। दूसरा, उसमें इलीगल टैपिंग्स बहुत हैं, जो हर कोई पानी की पाइपलाइन में छेद करके अपने लिए पानी ले लेता है। तो इन सब को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर जगह पे मीटर लगे। वो मीटर की शुरुआत होती है जहाँ से पानी नहर से हमारे पास आ रहा है उस स्टेज पे लगेगा। फिर जब प्लांट से पानी निकल के अलग अलग क्षेत्र में जा रहा है तो उसके लिए मीटरिंग होगी। जब वो यूजीआर में पहुंचा, अंडरग्राउंड रिजर्वायर में, वहाँ पर कितना पानी पहुंचा, वहाँ पे मीटर लगा होना चाहिए। फिर यूजीआर से बाहर निकला तो कितना निकला, उस पर मीटर होना चाहिए। और फिर हर कॉलोनी में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे मीटर होना चाहिए और हर घर में मीटर होना चाहिए। तो उससे आप जान पाएंगे कि पानी एक्चुअल कितना जा रहा है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि करीब करीब 45% पानी जो है वो नॉन रेवेन्यू वाटर है, जिसका जल बोर्ड को कोई पैसा नहीं मिलता है। तो वो नॉन रेवेन्यू वाटर ज़्यादातर वही है जो कि या तो बह जाता है या इलीगल टैपिंग में चला जाता है। इलीगल टैपिंग। जी। तो सर, ये जो इतनी जगहों पर हम मीटर रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि इतनी जगह पे रीडिंग लेके और फिर उसको कंपैरिजन कर पाएगा, या वो सिस्टम भी अभी इंस्टॉल और इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होगा? देखिए, सिस्टम अवेलेबिलिटी सिस्टम की है। आजकल तो ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग होती है। आपको वो पुराना सिस्टम नहीं है कि मीटर रीडर जाएगा और मीटर की रीडिंग लेगा फिर कंप्यूटर में फीड करेगा, नहीं। आजकल तो हर मीटर के साथ चिप आती है जिसके साथ वो तुरंत लाइव टेलीकास्ट कर देता है कि कितना पानी निकला हर दिन। तो सिस्टम बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, अभी लगा नहीं है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे वैट के बारे में। ब्रेक के बाद मिलते हैं यादव जी से, कुछ बात करते हैं वैट के विषय में। यादव जी, ये बताइए कि वैट का दिल्ली सरकार की आय का 70% जो कलेक्शन है वो वैट कलेक्शन से है। तो सर, जो हमारा एस्टिमेटेड बजट था जो हमने कलेक्शन करना था, क्या दिल्ली सरकार वो अचीव कर पाई? डेफिनेटली जब बजट बनता है तो एक आकलन होता है कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा और कितना खर्चा होगा। तो उस समय एक टारगेट रखा गया था कि वैट से 24,000 करोड़ इस साल में आएंगे, पर मुझे लगता है कि थोड़ा टारगेट ज़्यादा था, क्योंकि पिछले साल केवल 8,500 करोड़ ही आया था, 18,500 करोड़ ही आया था। तो बाद में जब कलेक्शन शुरू हुआ तो ये हुआ कि नहीं, टारगेट थोड़ा ज़्यादा था। तो अभी जो टारगेट को रिवाइज करके 21,000 करोड़ हमारा टारगेट है। 2016 के लिए क्या लक्ष्य है? 2015-16 के लिए 31 मार्च तक हमारा लक्ष्य है 21,000 करोड़ वैट कलेक्शन। मार्च 2016 तक? मार्च 2016 तक। और अब तक का आंकड़ा क्या बताता है कि कितना हम अचीव कर चुके हैं? जी, अब तक हम 18,300 करोड़ पे पहुंच चुके हैं और अभी हमारे पास 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 21,000 करोड़ का जो लक्ष्य सरकार ने दिया है वो ज़रूर पूरा होगा। देश में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो वो हमारी ग्रोथ जो है सेकंड हाईएस्ट है कंट्री में वैट की, दिल्ली की। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल केवल ग्रोथ 2% थी। उस 2% के मुकाबले इस बार 15% ग्रोथ है। तो मैं मानता हूं कि डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा वैट कलेक्शन हुआ है।
सर ये तो बात कलेक्शन के पॉइंट की है, पर जो दिल्ली के व्यापारी हैं वो दिल्ली सरकार से कुछ नाराज़ हैं। वैट कलेक्शन पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस है, तो आप उनकी नाराज़गी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसको किस तरह से दूर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि व्यापारी बहुत खुश हैं, नाराज़ नहीं है ये तो, क्योंकि जो हमने काम किए हैं उसमें ईमानदार व्यापारी तो बहुत खुश है। जैसे सर उस बारे में बताएं कि मैं बता रहा हूँ। और जो व्यापारी चोरी करता था टैक्स की, वो नाराज़ है। और तो इसमें हमने ये कोशिश की है कि जो व्यापारी टैक्स की चोरी करते थे उनके अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे एक तो हमारी बहुत अच्छी बिल बनवाओ इनाम पाओ स्कीम है, जिसमें कि कंज्यूमर को ये पावर दे दी गई है कि वो बिल बनवाए और वो इंसिस्ट करे कोई भी जब चीज़ खरीदता है तो अपना बिल ले, और बिल लेने के बाद हमको उसका एक ऐप के थ्रू फ़ोटो खींच के भेजे। तो व्यापारी को तो पता नहीं है कि कौन सा बिल हमारे पास आ गया है, तो जब वो महीने के अंत में अपना रिटर्न भरेगा कि मैंने क्या क्या बेचा, तो उसके दिमाग में ज़रूर रहता है कि ये बिल तो पहुंच गया होगा, तो हर बिल उसको लगेगा कि हमारे पास पहुंच गया है, तो इसलिए वो पूरा टैक्स देगा। तो जो व्यापारी पहले से ही पूरा टैक्स दे रहा था उसको तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो शांति से है बिल्कुल। लेकिन जो व्यापारी टैक्स चोरी करके जो प्लेइंग फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा था, उसको प्रॉब्लम है। तो अगर जो व्यापारी डिस्टॉर्ट कर रहा था, जो हमको टैक्स नहीं दे रहा था, उसको डर पैदा हो गया, तो जो कंपटीशन में टैक्स चोरी के कारण जो खराब व्यापारी है वो फ़ायदा उठा रहा था पहले, अब टैक्स चोरी बंद हो गई है तो जो ईमानदार व्यापारी है वो बहुत खुश है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसको मिल गया। दूसरा, पहले सिस्टम था बहुत सारी रेड्स करने का, कि हर बार होता था कि हमारे लोग मार्केट में जा रहे हैं, जाके वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कैश मेमो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसमें उसका गल्ला चेक करते थे कि कितना पैसा है और कैश मेमो के हिसाब से कितना होना चाहिए। फिर बाज़ार में सीन होते थे, कोई प्रोटेस्ट होते थे, हमारे लोगों के साथ कोई बदतमीजी होती थी, जिसको रेड राज कहते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने वो सारा रेड राज बंद कर दिया है। अब हम बाज़ार में ऐसे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को वो पावर है कि वो बिल हमारे पास भेज सकता है, तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो व्यापारी को परेशानी होती थी उस रेड से, वो बंद हो गई है। लेकिन हमारे पास जो आदमियों की कमी थी वो भी दूर हो गई है, क्योंकि पूरी दिल्ली हमारे साथ लग गई है इस कार्यक्रम में बहुत सफलता मिली। तो इसमें बहुत सफलता मिली है, हज़ारों बिल हमारे पास आते हैं, तो ये इससे बहुत अच्छा हो गया। इससे भी व्यापारी खुश है कि हर रोज़ जो वैट विभाग के लोग चले जाते थे वो रेड राज अब बंद हो गया। तो यादव जी, दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया। हाँ, डेफिनेटली। व्यापारियों के लिए किसी तरह की फैसिलिटेशन या उनकी उसके लिए कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ सरकार प्लान कर रही है? सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, किसी को डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट है। तीसरा बहुत अच्छी बात जो इस साल से शुरू की है कि आपको अगर नया बिज़नेस खोलना है तो आप ऑनलाइन फाइल करके अपना रजिस्ट्रेशन तभी के तभी निकाल सकते हैं। पहले होता था कि आपने अप्लाई किया, फिर 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन मिला, 2 महीने बाद मिला, फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद मिला। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप अप्लाई करिए और विद इन मिनट्स आप रजिस्ट्रेशन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर एक डिपार्टमेंट ने स्कीम शुरू की है, मार्केट एसोसिएशन रिवार्ड स्कीम, जिसमें है कि जो भी मार्केट एसोसिएशन है डिफरेंट मार्केट की, वो हमारे साथ रजिस्टर होंगी, और अगर वो टारगेट से ज़्यादा अचीव करती हैं तो उसका आधा जो हिस्सा है वो मार्केट एसोसिएशन को मिलेगा, जिससे वो मार्केट में डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, पब्लिक की फैसिलिटी बना सकते हैं। तो इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत ही जो महत्वपूर्ण घटना जो कि वो है कि पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल के सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल पे जो वैट का परसेंटेज है वो बढ़ा दिया गया। तो सर इसका क्या कारण है? क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता होने से तो जनता को ये कम रेट पे मिलना चाहिए था, वैट को कम करना चाहिए था, परंतु वो कम करने की बजाय उसे बढ़ा दिया गया। तो सर इसका क्या कारण है? क्यों वो फ़ायदा जनता को नहीं दिया जा रहा? नहीं, डेफिनेटली जनता को फ़ायदा दिया जा रहा है। आप देखिए कि हर महीने पहले दिल्ली में पेट्रोल डीजल से मेरे को 500-600 करोड़ रुपए आते थे। अब वो 500-600 करोड़ घट के केवल 275 करोड़ रह गए।
जबकि पिछले महीने तो ऑड इवन के कारण और भी पेट्रोल डीजल कम खर्च हुआ, तो पिछले महीने तो 250 करोड़ रह गए हैं। अब वो जो बाकी का 250 कहाँ जा रहा है? वो तो पब्लिक को ही फ़ायदा हो रहा है ना। जो टैक्स हमको पेट्रोल डीजल पे 500 करोड़ आता था हर महीने, 600 करोड़ आता था, वो घट के 250 करोड़ रह गया। आप क्या अनुमान करते हैं कि उसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, उसका कारण डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल प्राइस गिरे हैं, जो कम हो रहे हैं लगातार, उसी के कारण ही हमारा ये टैक्स रेवेन्यू भी कम हुआ है। और जो मामूली अगर हम रेट बढ़ाते हैं टैक्स के, वो इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि हमको पब्लिक से ज़्यादा पैसा लेना है, वो केवल माइनर एडजस्टमेंट होती है कि हरियाणा और राजस्थान पंजाब में टैक्स रेट बराबर किए जाएं, ताकि लोग भागे नहीं कि अरे हरियाणा में 10 पैसे सस्ता है, मैं दौड़ के वहाँ से भरवा लाता हूँ। तो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए एक समान रेट की हमने पॉलिसी अपनाई है। और वो भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसमें ये सब ने फैसला किया कि ऐसे कोई रेट वॉर नहीं करनी है, हमें पब्लिक को तंग नहीं करना है, सबके रेट कॉमन होने चाहिए। तो कभी कभी होता है जब माइनर एडजस्टमेंट होती है, जबकि रेट बहुत ज़्यादा नहीं है टैक्स रेट। सर, हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रूड ऑयल के सस्ता होने के बावजूद जो वैट में इंक्रीज हुआ वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचा, और किस तरह से कलेक्शन कम होने की बात को आप इस तरह आपस में किस तरह से जोड़ पा रहे हैं? नहीं, मैं दोनों बातों को जोड़ नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि रेट जो कम हुए हैं पेट्रोल डीजल के, उसका फ़ायदा जनता को नहीं पहुँचा है। मैंने बताया ना कि किस तरह से पहुँचा है। ये जो मेरा कलेक्शन 600 करोड़ से 250 करोड़ रह गया पेट्रोल डीजल में, तो बाकी 350 करोड़ तो पब्लिक को ही फ़ायदा पहुँचा ना। सर कैसे? अगर आपका कलेक्शन कम हुआ, हाँ, तो हम तो पब्लिक से ही लेते हैं टैक्स। सर, तो पब्लिक ने नहीं दिया। आपका कलेक्शन कम हुआ, हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि लोगों ने जाके पेट्रोल और डीजल कम खरीदा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो केवल अभी ऑड इवन के कारण कम खरीदा जनवरी में, पर अदरवाइज हमारा कलेक्शन कम हुआ क्योंकि हमारा परसेंटेज बेस पे टैक्स है। तो अगर पहले पेट्रोल मान लीजिए 60 रुपये था या 100 रुपये था, तो मेरा टैक्स आता था 120 रुपये उस पे 100 पे। अब अगर पेट्रोल 50 रुपये हो गया तो मेरा टैक्स तो 10 रुपये ही रह गया ना, तो इसलिए कम हुआ। तो इसलिए आपके हिसाब से कि आपने दिल्ली की जनता को जो क्रूड ऑयल के सस्ता होने का हमने लाभ पहुंचने दिया, नहीं तो हम और बढ़ा सकते थे। अगर हमको पूरा उतना ही पे रखना होता तो हम ये 20% की जगह 50% भी टैक्स कर सकते थे। हमने नहीं किया ताकि जनता को फ़ायदा पहुंचे। सर, एज वैट कमिश्नर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब से आपने कार्यकाल संभाला? हमारा जो टैक्स की चोरी है उसको रोकना सबसे बड़ी चुनौती है एज वैट कमिश्नर, क्योंकि जनता तो टैक्स दे रही है लेकिन टैक्स बीच में कहीं गायब हो जा रहा है, पहुंच नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती उसी का ये होता है जो मैंने बात की कि ईमानदार व्यापारी को प्रमोट करना और जो व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहा है उसको स्ट्रिक्टली उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। तो इसके लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, खासकर टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ किया है, जिसके कारण ये चोरी काफ़ी पकड़ी गई है। जैसे इंपोर्ट का जो डेटा है उसके साथ हमने इंटीग्रेशन किया, किस आदमी ने कितना इंपोर्ट किया दिल्ली में और कितना बेचा, यूपी से या दूसरे स्टेट से कितना वो लेके आया है मिट्टी, उसका कोई वो नहीं था। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरा हमने लगाए हैं पूरे बॉर्डर्स पे, ताकि जो ट्रक दिल्ली में कुछ माल लेके आ रहे हैं उनका पता चले। इनकम टैक्स से हम डेटा ले रहे हैं ताकि इनकम टैक्स में क्या दिखा रही कंपनी और हमारे यहाँ पे क्या दिखा रहा है टर्नओवर। तो इस तरह से ये एक मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि टैक्स चोरी रुके। तो अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में। और यादव जी से कुछ निजी सवाल। सर, आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपके क्या अनुभव हैं हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? ट्रेनिंग मतलब आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान? सर, उसके बाद आपको इन सर्विस ट्रेनिंग भी है। हाँ, इन सर्विस ट्रेनिंग भी है, फॉरेन ट्रेनिंग पे भी आप गए, उसमें आपके क्या कुछ ऐसे अनुभव जो कि हम अब शेयर करना चाहेंगे? देखिए, आईएएस में
2 साल की ट्रेनिंग होती है। जैसे आपने भी बताया कि 1 साल मसूरी में जो एकेडमी हमारी वहाँ पे होती है और 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। तो मसूरी एकेडमी में बहुत सारे लोग होते हैं। जब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है तो पुलिस के भी ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेन सर्विस के भी ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के भी ऑफिसर्स होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा समय होता है, बहुत अच्छा लगता है कि नए नए दोस्त बनते हैं, नई नई बॉन्डिंग होती है। फिर एकेडमी की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि 10 दिन का विलेज विजिट पे जाते हैं किसी दूर दराज के गाँव में, फिर 10-15 दिन ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों में जाते हैं पूरे ग्रुप में। उसके बाद भारत दर्शन 2 महीने का होता है। तो इस दौरान बहुत नए नए दोस्त बनते हैं, नया नया कल्चर के अलग अलग इलाके से आए। जैसे मैं तो अपने गांव से चल के सीधा एकेडमी पहुंच गया, तो जो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट स्टेट से लोग आए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से लोग पढ़े हैं, डिफरेंट विचारधारा उनकी अलग अलग है, नए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग ट्रैकिंग में, बड़ा हार्ड ट्रैक होता है बिल्कुल पहाड़ों में, उस हार्ड ट्रैक के दौरान इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि जो दोस्त उस ग्रुप में जो लोग थे वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गांव में भी जब आप जाते हैं, किसी स्कूल में नीचे सोते हैं, नीचे रहते हैं, गांव वालों से इंटरेक्ट करते हैं विलेज विजिट में, तो उस समय भी बड़ा अच्छा लगता है, नए नए स्टेट्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, मैं मानता हूं कि सबसे बेस्ट पार्ट आईएएस की ट्रेनिंग का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है, क्योंकि उस समय आप ऑन द जॉब सीखते हैं और आपको ये कहूँगा कि अधिकार होता है गलती करने का, कि आपने अगर कोई गलती भी कर दी तो आपको माफ़ कर दिया जाता है कि ये तो प्रोबेशनर है, ये तो अंडर ट्रेनी है। तो उस समय बहुत सारे इंडिपेंडेंट चार्जेस दिए जाते हैं। 1 महीने के लिए बीडीओ का चार्ज, 1 महीने के लिए तहसीलदार का चार्ज, फिर एसडीएम का चार्ज, या इवन पटवारी का चार्ज। ये बड़ी छोटे छोटे चार्जेस मिलते हैं उस समय, लेकिन उनसे आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, जो कि आपको पूरी नौकरी में फिर बहुत अच्छे उसमें रखता है। उसमें आपको ये पता लगता है कि कहाँ पर कौन किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम होता है, और ऑन द जॉब आप सीखते हैं। नहीं तो आपको केवल अगर आप देखते रहेंगे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही कर पाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तभी पॉसिबल है जब हम ये जान पाएं कि कौन किस तरह से काम करता है, किन परिस्थितियों में काम करता है, किन मुश्किलों से गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है आईएएस में, ये भी बहुत अच्छी बात है, सभी सर्विस में होनी चाहिए। बीच में फेज़ 3 होता है, फिर फेज़ 4 होता है, तो उसमें भी काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस, जो लोग अलग अलग राज्यों में गए हैं वो आके बताते हैं किसने कैसे अच्छा सा काम किया, किसने ख़राब सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो बीच बीच में ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होती है ट्रेनिंग्स में, वो भी बहुत अच्छा होता है। और सर फॉरेन ट्रेनिंग, उसके बारे में कुछ बताएं। फॉरेन ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं 1 साल के लिए जो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी मैंने किया है एज लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए से। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में मैं साउथ कोरिया गया हूँ। अभी पिछले साल में ही अक्टूबर में मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था। तो ये भी बड़ा आई ओपनर होता है कि पूरे संसार में क्या चल रहा है, क्या नई लीडरशिप स्टाइल्स आए हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपने टीम्स को, कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सर एक क्वेश्चन जो रह गया वो है कि हाउ डू यू परसीव जीएसटी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण इस विषय से जुड़ा हुआ है, कि जीएसटी के बारे में आपका क्या विचार है, और जो विपक्ष या कोई भी दल इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो वो बता रहे हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके आने से क्योंकि पूरा देश एक नेटवर्क में बन जाएगा, तो जो टैक्स की चोरी अभी हो रही है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेज देते हैं जिसका कि हमें पता ही नहीं चल पाता है, या दूसरे स्टेट से हमारे में आ रहा है, तो वो सारा देश का एक टैक्स नेटवर्क होगा, जिससे कि जो टैक्स चोरी बहुत हद तक रुक जाएगी, और डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि जीएसटी जल्दी आना चाहिए, और उसके आने से दिल्ली को फ़ायदा होगा। यादव जी, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि वो वैट के विषय में? मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप टैक्स देके दिल्ली की विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं। जैसा कि बताया गया है कि दिल्ली के बजट का 70% वैट से आता है, जो कि दिल्ली की जनता देती है और व्यापारियों के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। तो मेरा अनुरोध आपसे है कि बिल ज़रूर लें। जो भी आप ख़रीदारी करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो उसका बिल अवश्य लें, और बिल पे ये ज़रूर देखें कि टिन नंबर हमारा उस पर लिखा है कि नहीं। हमारा टिन नंबर 11 डिजिट का होता है, 07 से स्टार्ट होता है।
तो टिन नंबर बिल पे ज़रूर होना चाहिए, और हो सके तो हमारा DVAT बिल ऐप जो है उसको डाउनलोड करें और उसके थ्रू वो बिल हमारे तक पहुंचाएं। तो ये सुनिश्चित कर लेगा कि टैक्स की चोरी नहीं हुई है और आपने जो टैक्स दिया है दुकान पे वो दिल्ली के विकास के लिए हमारे पास पहुंच गया। तो हमें ये उम्मीद है कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं वो बिल लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उस पे टिन नंबर है, जिससे कि जो वो वैट पे कर रहे हैं वो सरकार तक पहुँचे और जो दिल्ली की जनता है अपनी भागीदारी दिल्ली के विकास में और ज़्यादा करे। सर, आपका खास मुलाकात में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खास मुलाकात। देखते रहिए A to Z न्यूज़।